नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले इंदौर में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ और अब टोंक की भी वही घटना है, जब पुलिसकर्मी एक ऐसी ही जगह पर टोंक में पहुंचे। कर्फ्यू पहले से लगे होने की वजह से लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। वो गश्त कर रहे थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। 70 से ज्यादा लोगों ने 5 पुलिसकर्मियों पर ऐसा हमला किया, 3 अस्पताल में भर्ती हैं। पंद्रह अप्रैल को जो मुरादाबाद में हुआ, जिस तरह डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया। दो अप्रैल को जिस तरह इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया था, जिस तरह लोगों ने डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को पीटा। अब उसी तरह का मामला राजस्थान में सामने आया है। राजस्थान के टोंक में पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। जाहिलों की भीड़ की कारस्तानी आप यहां बखूबी देख सकते हैं। टोंक के थाने में मौजूद ये पुलिसकर्मी हिंसक भीड़ के शिकार हो गए। ये सभी पुलिसकर्मी टोंक के कसाईबाड़ा मोहल्ले में पेट्रोलिंग के लिए गए थे। पुलिसकर्मी तो ये देखने गए थे कि लोग लॉकडाउन का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। मोहल्ले के करीब 70 लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दरअसल टोंक का कसाईबाड़ा मोहल्ला कोरोना संक्रमित है। इस इलाके में लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। आज सुबह गश्त के दौरान कसाईबाड़ा में कुछ लोग सड़क पर खड़े दिखे। पुलिस वालों ने उनसे उनके यूं सड़क पर खड़े रहने का सबब पूछा तो वो बौखला गए। पुलिसकर्मियों ने इन लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की। इस पर सड़क पर खड़े लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इतने में मोहल्ले के कुछ और लोग आ गए और सभी ने लाठी, सरिया, तलवार और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 जवानों को मामूली चोटें आई है। उनको हिदायत दे रहे थे अंदर जाने के लिए, 8-10 रूट लगा के बैठे हुए थे, उनको भेज रहे थे अंदर। तो वो अंदर जाते एक मतलब वहाँ इधर देरी इतने उनकी पता नहीं क्या प्लानिंग थी, क्या थी, सारे निकल के आ गए चिल्ला के। और हमारे वो सभी को घेर लिया। हम 5 थे वहाँ पर, 5 को घेर लिया और मारने लग गए। किसी के पास डंडे थे, किसी के पास पत्थर थे, किसी के पास हथियार भी थे, सरिये थे, जो सभी के पास लगभग वो हथियार थे। टोंक में इससे पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस टीम पर हमले की हिमाकत भी ये लोग कर बैठेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। घटना की सूचना मिलने पर अफसरों के साथ टीम कसाईबाड़ा पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल जवान रामराज, राजेंद्र और भागचंद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पार्टी को हमला कर दिया। काफी लोगों को पूछताछ के लिए लेकर आए। रिपोर्ट के आधार पर उनका चिकित्सा परीक्षण हो रहा है, उसके बाद के अंदर करने के बाद में मुकदमा दर्ज करेंगे। कोरोना संक्रमण काल में पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, लेकिन ऐसे सिरफिरे इस जंग की धार को खुंद कर रहे हैं। इंदौर हो या मुरादाबाद, आसनसोल हो या मोतिहारी, या फिर ताजा मामला टोंक का, जाहिलों की भीड़ उन पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को निशाना बना रही है जो उनकी जान बचाने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। रक्षकों से जब ये इस तरह पेश आएंगे तो भला कोरोना से कैसे बच पाएंगे। टोंक से अनुभव के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पूरी भीड़ थी जो पुलिसकर्मियों पर इस तरह से टूट पड़ी हुई, लेकिन इन सब के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेसी नेता थाने पहुंचे और साहब कह रहे हैं कि वो तो पुलिस वाले सादी वर्दी में आए थे, इसीलिए ऐसी भूल हो गई। इनके सिर पर पट्टी बंधी है, लेकिन सच तो यह है कि ये सिर पर कफन बांधकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना वायरस से जंग में जहां देशवासी घरों के भीतर हैं, वहीं ये सड़कों पर सीना तानकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जब जाहिलों की भीड़ के निशाने पर ये पुलिसकर्मी आते हैं तो फिर उनकी अपने ही जान के लाले पड़ जाते हैं। मुरादाबाद और इंदौर में भी डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। राजस्थान के टोंक में भी तो यही हुआ। ये भी तब जबकि राजस्थान में कोरोना के कई गढ़ बन चुके हैं।
टोंक में भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में अब तक कोरोना के 1131 पॉजिटिव केस आए हैं। राजस्थान में पहले भीलवाड़ा, फिर जयपुर के रामगंज में बड़ा कोरोना स्पॉट बन चुका है। राजस्थान में अब तक 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राजस्थान के टोंक में 84 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। राजस्थान के टोंक में पिछले 3 दिनों में कोरोना के 18 नए केस सामने आए हैं। यही वजह है कि पुलिस यहां लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील कर रही है। कसाईबाड़ा में भी पुलिस टीम गाड़ियों से अनाउंस करते हुए घूम रही थी, लेकिन अचानक उन पर करीब 70 लोगों ने हमला बोल दिया। वो 70 और पुलिसकर्मी सिर्फ 5 किसी तरह जान बचाकर भागे। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी दौरान भड़की भीड़ के समर्थन में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस के पार्षद अमानतुल्लाह खान कोतवाली थाने पहुंच गए। दलील देने लगे कि चूंकि पुलिस सादी वर्दी में थी, इसीलिए गलतफहमी हो गई। सवाल कौम का था तो वोट बैंक का भी। खान साहब पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का दबाव डालने लगे। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस ने इस बार जो है सिविल ड्रेस के अंदर सिपाहियों को पहुंचा दिया। तो जो जवान वहां पर पहुंचे वो लोग ये समझे कि कोई पुलिस नहीं है, ये अलग लोग हैं। तो उन लोगों ने ये उन पे जनता पे हमला किया, तो उसके जवाब के अंदर उन्होंने भी उन पर हमला किया और इस तरीके से अनजाने में ये घटना घटित हुई है। और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि पुलिस के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लोगों को नहीं करना चाहिए था। पुलिस हमारी रक्षा कर रही है। सबसे पहले इसी इलाके के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तब लोगों ने दलील दी थी कि वर्दी देखकर लोग भड़क जाते हैं। अब सादी वर्दी की पुलिस पर इन लोगों ने हमला किया है, जबकि सभी पुलिस वाले पुलिस की जीप से पहुंचे थे। पुलिस की गाड़ी का सायरन भी बज रहा था। ऐसे में पुलिस टीम पर हमला किसी गलतफहमी के चलते हुआ या जानबूझकर लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोला। मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। सियासत में एक बड़े वोट बैंक का भी सवाल है, लिहाजा राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी भी नाप तौल कर बोल रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट भी कर लिया गया तत्काल और गंभीरता से लिया जा रहा है उसको, और जो भी सख्त कार्रवाई इसमें संभव है सब की जा रही है। बहरहाल टोंक पिटाई कांड में पुलिस ने 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें से 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सवाल यह है कि कर्मवीरों पर हमले कब तक होते रहेंगे, कब तक हमारे जवान जाहिलों की भीड़ का शिकार होते रहेंगे। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि वो तंग गलियों में जान बचाने के लिए भाग रहे थे और छतों से पथराव हो रहा था। इस तरह की दृश्य और हरकत दोनों ही घिनौने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौना हमारी राजनीति है, जिसकी वजह से आरोपियों को पकड़ने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। टोंक से शशांक के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अब जिक्र जरा मुरादाबाद की घटना की, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर ही हमला बोल दिया गया था जब वो कोरोना संदिग्धों को इलाज के लिए देखने पहुंचे थे। आइए आपको दिखाते हैं। अब आखिर पुलिस सख्त हुई है, कार्रवाई हो रही है। 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोग भी सीसीटीवी फुटेज देखकर जो अन्य लोग भी पत्थरबाजी कर रहे थे, उन सबको चुन चुन कर पहचाना जा रहा है। पंद्रह अप्रैल को मुरादाबाद की वो खूनी दास्तान, जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ डॉक्टर भी हिंसक भीड़ का शिकार हो गए थे। कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद उनके परिजनों को क्वारंटीन करने मेडिकल और पुलिसकर्मियों की टीम पर पूरे मोहल्ले ने हमला बोल दिया था। इस भीड़ में मोहल्ले के बूढ़े, बच्चे और जवान तो शामिल थे ही, महिलाएं भी कुछ कम नहीं थीं। महिलाएं छतों से पुलिस और डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रही थी। मुरादाबाद के नवाबपुरा में कोरोना के कर्मवीरों पर शर्मनाक हमला हुआ। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था के लिए भी इन पत्थरबाजों ने चुनौती पैदा कर दी थी। पुलिस अब पूरे एक्शन में है। सीसीटीवी फुटेज में कैद पत्थरबाजों की तलाश में है। पुलिस ने यहां 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है। पुलिस पत्थरबाजों को बख्शने के मूड में नहीं है। इसमें गंभीर धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, आईपीसी की धाराएं लगी हैं और
दूसरी भी इम्पोर्टेंट धाराएं लगी हुई हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की 2005 की भी धाराएं इसमें लगाई गई हैं और इसमें अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी हम लोग वीडियो फुटेज वगैरह देख करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मुरादाबाद कांड से स्वास्थ्य विभाग की टीम दहशत में है। बुरी तरह घायल डॉक्टर SC अग्रवाल तो जैसे मौत के मुंह से वापस आए हैं। प्रशासन उस काम को बखूबी देख रहा है और सबको हर चीज़ मुहैया है, लेकिन फिर भी अगर आपको शिकायत है तो आप प्रशासन से कह सकते हैं, जिलाधिकारी महोदय से कहिए, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बस मैंने इतना ही कहा था कि बस एक आवाज़ आई कि इन लोगों को मारो मारो, और बस चारों तरफ से, ऊपर से नीचे, चारों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए। मुरादाबाद के CMO भी कह रहे हैं कि मेडिकल टीमों को बिना पूरी सुरक्षा के अब कहीं भेजा नहीं जाएगा। उधर मुरादाबाद के नवाबपुरा मोहल्ला का माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। डॉक्टरों की टीम और पुलिस का महकमा अपनी जानों को हथेली पर रखकर हमारी खिदमत कर रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो लगा हुआ है। हमें उनकी कोशिशों की, उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। मस्जिद के मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि इलाके में आए डॉक्टरों की टीम का सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, फालतू में बाहर न निकलें, नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़ें। मौलाना अब 15 अप्रैल को हुई गुंडागर्दी के लिए माफी भी मांग रहे हैं। पिछले 2 रोज पहले जो हमारे मोहल्ले के कुछ गलत किस्म के लोगों ने बदतमीजी करी है, हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं। वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। उन लोगों ने हमारे समाज को बदनाम किया है, हमारे मोहल्ले को बदनाम किया है। साथ साथ पुलिस महकमे की हम तारीफ़ करते हैं और महकमा सेहत की तारीफ़ करते हैं, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा सलूक किया। हिंसा के बाद लकीरें तो हर जगह पीटी गई, लेकिन इस तरह की घटनाएं आखिर होती ही क्यों है? क्यों ये जाहिल किसी की नहीं सुनते? अभी कल ही बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने कड़े स्वर में ऐसी भीड़ को समझाया था, लेकिन फायदा क्या हुआ? ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? जो मुरादाबाद और इंदौर में हुआ उसे इन लोगों ने टोंक में दोहरा दिया। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ कृष्ण गोपाल, बरेली, आज तक। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज का रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया है। जो जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है, तबलीगी जमात और रोहिंग्या के रिश्तों पर यह बड़ा खुलासा है। दिल्ली मरकज में शामिल कई रोहिंग्या गायब बताए जा रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज का रोहिंग्या लिंक है ये। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और राज्यों को आगाह किया है। रोहिंग्या मरकज लिंक के मामले में आगाह किया है। मरकज में शामिल कई रोहिंग्या गायब बताए जा रहे हैं। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद अब भी फरार है। इस बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उस पर दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल तो यह है कि आयोजन के वक्त मरकज के खाते, मौलाना साद के खाते में विदेशों से रकम आई थी। किन देशों से आया था ये पैसा? देखिए ये रिपोर्ट। अगर तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। जो भी कोई 3 दिन के अंदर अंदर मरकज का जो मौलाना है साद, उसको गिरफ्तार कराएगा तो मुजफ्फरनगर शिवसेना इकाई उसको 21,000 रुपए नगद इनाम देगी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकली जमात ने देश भर में कोरोना ऐसा फैलाया कि संभलते नहीं संभल रहा और देश में अभी तक जमातियों की छानबीन चल रही है। ऊपर से पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही है तो उन पर भी पथराव किया जा रहा है। देश इस वक्त जैसे दोराहे पर खड़ा है, वो कोरोना वायरस को रोके या फिर जमातियों की धरपकड़ करे, और जमाती हैं कि खुद से सामने नहीं आ रहे।
अब एक तरफ तो जमातियों को पकड़ने का चैलेंज है, दूसरी तरफ इन जमातियों को कोरोना कैरियर बनाने वाला मौलाना साद भी छुप कर बैठा है। मौलाना साद मिलता क्यों नहीं है? क्यों छुपा है मरकज का हेड मौलाना साद? दिल्ली पुलिस के साथ साथ ईडी को भी मौलाना साद की तलाश। मौलाना साद के खातों में आई विदेश से मोटी रकम। मौलाना साद को देना पड़ेगा सारे खातों का हिसाब। मौलाना साद की गिरफ्तारी पर किसने रखा 21,000 का इनाम? जो भी कोई 3 दिन के अंदर अंदर मरकज का जो मौलाना है साद उसको गिरफ्तार कराएगा तो मुजफ्फरनगर शिवसेना इकाई उसको 21,000 रुपए नगद इनाम देगी। जिस वक्त निजामुद्दीन मरकज का कोरोना कांड हुआ और 2300 से ज्यादा जमाती मरकज से निकाले गए, उस वक्त मौलाना साद का ऑडियो सामने आया था, जिसमें वो जमातियों को मस्जिद में ही मरने की सलाह दे रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। और मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मौलाना के फौरन सुर बदल गए और ऐसा यू टर्न मारा कि मौलाना एकदम कानून की बातें करने लगा। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना यकीन तवक्कुल शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात न करना और फिर अगर कोई नुकसान हो तो फिर इसमें अपने आप को ही मलामत करनी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम कवानीन का और डॉक्टरों की हिदायत का, मैं ताकीद से कह रहा हूँ, कवानीन का, डॉक्टरों की हिदायत का बेशक एहतमाम करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टरों की हिदायत की रियायत करना ये हमारा बुनियादी उसूल है। जमातियों को वायरस के बीच ढकेलकर मौलाना साद खुद क्वारंटीन में चला गया, लेकिन पुलिस बार बार मौलाना साद को नोटिस भेजती रही। पूरी मरकज का मुआयना किया गया और इसी बीच कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि मौलाना साद अब बुरी तरह से फंस चुका है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से लेकर ईडी मौलाना के पीछे पड़ी है। मौलाना का क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो चुका है और ये भी साफ हो गया है कि मौलाना साद को कोरोना नहीं है, लेकिन मौलाना साद कहां है इसका कोई अता पता नहीं है। तबलीगी जमात और मरकज के मुखिया मौलाना साद पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के ऊपर मामला दर्ज किया है। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की FIR को आधार बनाकर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं मौलाना साद अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया है। मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। निजामुद्दीन मरकज में जब हजारों जमातियों का जमावड़ा लगा था, तब ईडी का मानना है कि मौलाना साद और मरकज के बैंक खातों में विदेशों से मोटी रकम आई थी, जिसे हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया था। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है और इनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक सीधा सऊदी अरब से है और सीधा सऊदी अरब से इनको एड मिलती है। वहाँ के पैसे के ऊपर ये फल फूल रहे हैं। मरकज के मार्च के महीने में हुए आयोजन में 2041 विदेशी नागरिक भी शामिल हुए थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, इटली, बेल्जियम, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया समेत कई देशों के लोग शामिल थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। क्राइम ब्रांच ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है ताकि वो विदेश नहीं जा सके। इनका वीजा भी रद्द किया गया है। ईडी ने मौलाना साद समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब इन सबको ईडी से पूछताछ का समन जारी किया जाएगा।
हैरानी की बात तो यह है कि मार्च में जमात के आयोजन से पहले जब मौलाना मोहम्मद साद के खाते में विदेशों से भारी रकम आई तो बैंकों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया था और ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। इस तरह से मौलाना साद की राह अब आसान नहीं है। आज नहीं तो कल जब मौलाना साद सामने आएगा उसे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। मुनीश पांडे के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जेल के अंदर आतंक का प्लान, और वो भी कोरोना संक्रमित आतंकी के हाथों। आइए आपको दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान ये प्लान अब बना रहा है कोरोना दौर में आतंक का। चीन के बाद दुनिया भर में अपने पैर पसार चुके कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में खुफिया जानकारी सामने आई है जिसमें बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वो सभी पाकिस्तान की सरकार से इलाज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका इलाज करने के बजाय उन्हें कोरोना बम बनाने की योजना बना रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोरोना संक्रमित जैश ए मोहम्मद के आतंकी इलाज के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों ने कोरोना से तड़पते आतंकवादियों की बातचीत इंटरसेप्ट की है। आइए आपको सुनाते हैं कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक आतंकी अपने घर जम्मू कश्मीर में अपने पिता से फोन पर बात कर रहा है। शाहिद साहब ठीक सेहत ठीक मैं जू पन आज कोर फोन सेहत ठीक शाहिद साहब आज टाइम फोन कर आज आम कोर में टाइम कि आज आम फोन कर गोबर पान ठीक सेहत ठीक बाकी साथी सारी ठीक क्या दलील अबू वो ठीक है मैं पान ठीक है अलबत्ता मे सत 5-6 साथी बेमारी फैलियाम कोरोना वायरस बेमारी आय लायाम तो वो करान ये ज्यादा पन ज्यादा कोशिश कि हम बेमार वाले नफर साथी सन कोशिश जल्दी जल्दी कर गोबरा तो मैं यमो तुम खतर कहें इंतजाम थोमुत अति। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने तकरीबन एक हफ्ते पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के टेरर कैंप में मौजूद आतंकी शाहिद का फोन कॉल इंटरसेप्ट किया था, जिसमें आतंकी शाहिद जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने पिता से बातचीत कर रहा था। बातचीत में आतंकी शाहिद ने खुलासा किया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकियों के बीच कोरोना फैला हुआ है, बावजूद इसके न वहां दवाई मिल रही है न कोई और साधन। इतना ही नहीं, आतंकी आका इन आतंकियों को हथियार देकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकी शाहिद ने जब अपने परिवार वालों को फोन किया तो उसने बताया कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। आतंकी ने फोन पर यह भी खुलासा किया कि यहाँ आतंकवादियों की हालत बेहद खराब है और शायद उसका ये आखिरी कॉल होगा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। वो ये खुदाए हाफिज ये इंतजाम न दवो का इंतजाम न खेन चन का इंतजाम सिर्फ करान हम सिर्फ हथियार हमने युद्ध दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कई ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि पीओके के टेरर कैंप में कई आतंकियों को कोरोना पॉजिटिव है। आतंकी संगठन इन्हीं कोरोना पॉजिटिव आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराना चाहता है और उन्हें सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच कोरोना इन्फेक्शन फैलाने के लिए कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उसका कोरोना बम काम नहीं करने वाला। वो जितनी साजिश कर ले उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना लॉकडाउन में भी डटी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
तो कोरोना के इस दौर में भी लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद है पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश के खिलाफ। आर्मी चीफ ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हम दवा भेजते हैं, वो आतंकी भेजते हैं, लेकिन हम इस आतंकवाद का सफाया भी करेंगे। भारतीय सेना लगातार सरकार के साथ मिलकर कोविड की लड़ाई में अपना योगदान दे रही है। भारत सरकार पड़ोसी देशों की भी मदद कर रही है कोविड के दौरान मेडिकल एड देने के, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें कोविड की इस महामारी के बीच में भी हम देख रहे हैं कि घुसपैठ और सीज़फायर वायलेशन जैसी कार्रवाई लगातार हो रही है। जी हाँ, ये एलसी के ऊपर ही नहीं लेकिन हिंटरलैंड में भी टेररिस्ट की ये कार्रवाइयाँ जारी है। इसी महीने में 5 तो उग्रवादी टेररिस्ट हमने उस पहले ऑपरेशन में मारे, 4 एक दूसरे ऑपरेशन में, और आज ही 2 अलग अलग ऑपरेशन में 4 और टेररिस्ट मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 13 के करीब टेररिस्ट आधे महीने में, अप्रैल के आधे महीने में ही हमने मारे हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी है जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और एक तरफ से जैसे आपने कहा, ना सिर्फ भारत लेकिन पूरे दुनिया इस महामारी से निपट रहा है, इसके खिलाफ लड़ रहा है, और बाकियों के देश को मदद करने के लिए हमने मेडिकल टीम भी भेजे हैं। कुवैत में भेजा है, मालदीव्स में भेजा है, नेपाल को हमने दवाइयाँ भेजी हैं, बाकी देशों को भी हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट किए हैं। तो इतनी सारी हम मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त कोविड की जो लड़ाई है उस दौरान कश्मीर के जो हालात हैं, सैनिकों को, कमांडरों को निर्देश इस दौरान अगर कोई ऑपरेशन होते हैं उसको लेकर कोई सावधानी या कोई आपने निर्देश दिए? जो कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ना सिर्फ सरहद पर लेकिन पूरे आर्मी के लिए हमने पहले से ही जारी किए थे कि जो भी कार्रवाई हम करते हैं हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है। और उसी तरह जो ऑपरेशंस है उसमें भी हमने कई आदेश पास किए हैं, प्रोटोकॉल जारी किए हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेशन करने हैं। लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि कोविड हो या ना हो, जो हमने ऑपरेशन करने हैं वो हम करते रहेंगे, इसमें कोई गिरावट नहीं होगी। और सेना की तरफ से अगर हम तैयारियों की बात करें कोविड को लेकर, जो अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और जो हॉस्पिटल की तैयारी है, ओवरऑल जो तैयारी हैं देश के लिए, उस पर क्या? ये जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है वो पूरे देश की लड़ाई है, ना सिर्फ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की या हेल्थ मिनिस्ट्री। इसमें हमने सब ने मिलजुल कर ये लड़ना है और इस लड़ाई में हम भी पूरा अपना साथ दे रहे हैं। हमने भी क्वारंटीन सेंटर तय किए हैं और खड़े किए हैं। हमारे हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल हमने पूरे तौर पर कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में हमने कोविड बेड नियुक्त किए हैं, जाकर जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस है उनका इलाज किया जा सकता है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना